हाय एवरीवन, वेलकम टू विंसन क्लासेस। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 29 जुलाई को एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट किया एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इस बार 2020 में, ये तीसरी पॉलिसी है। इससे पहले दो पॉलिसीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया में। 1968 में आई थी पहली और दूसरी आई 1986 में। इन सारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया एजुकेशन सिस्टम में, बट ये जो 2020 में आई है इसमें हमें बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिला है। एजुकेशन सिस्टम पूरे तरीके से चेंज होगा और वो जो एक रटने वाला पैटर्न है उसको स्क्रैप किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसे रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं जो कि इस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्कूलिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो 10+2 स्ट्रक्चर था जिसमें हम सब ने पढ़ा है, इसको गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया और इसके बदले जो नया स्कूलिंग स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर 12 साल का हुआ करता था, अब यही एकेडमिक स्ट्रक्चर 15 साल का होगा। अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो ये 15 साल मिलेंगे, ठीक है। अब आप इस ग्राफ से समझो कि पहले 5 साल जो होंगे वो फाउंडेशन स्टेज होगा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स मिडिल स्टेज और फिर 4 साल सेकेंडरी स्टेज होगा। तो ये है हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। इन सारे स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, इसमें क्या कुछ इंक्लूड किया गया, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। एकेडमिक ईयर जो पहले 6 साल से स्टार्ट होता था, अब वही एकेडमिक ईयर 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा NEP इम्प्लीमेंट होने के बाद। मतलब है कि जब हम 6 साल के होते थे, जब बच्चा 6 साल का होता था तब वो उसकी स्कूल में एडमिशन होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब बच्चा 3 साल का होगा तभी से उसको स्कूल्स में डाल दिया जाएगा, स्कूल में उसकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। पहला 5 साल जो है वो है फाउंडेशन स्टेज और इस 5 साल में 3 साल प्ले स्कूल होगा और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स क्लास 1 और क्लास 2 होंगे। इस फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। इसमें बच्चों को बेसिकली खेलना कूदना या फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि उनके माइंड को एक्सप्लोर किया जा सके, उन बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जा सके, स्कूल्स के लिए लगाव हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये फाउंडेशन स्टेज लाया है जो 5 साल का होगा और इसमें बेसिकली बच्चों की डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें स्कूल्स को लेकर के एक डर होता है, खौफ होता है, ठीक है। वो स्कूल्स नहीं जाना चाहते। ये इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत कम एज में उनमें बर्डन डाल दिया जाता है, प्रेशर होता है। तो उनका ये जो आइडिया, ये पूरा आइडिया जो बना हुआ है स्कूल के बारे में, वो काफ़ी नेगेटिव आइडिया बन जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं और ये 5 साल का है जिसमें सिर्फ फोकस होगा खेलने पे या फिर एक्टिविटीज़ पे जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का होगा जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक होगा और इसमें जो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है, जो लैंग्वेज रखा गया है वो मदर टंग रखा गया है। इसमें एक डीमेरिट ये है कि क्योंकि ये मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज रखा गया तो इसमें इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। अब अगर इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं मिली है तो जब बच्चा बड़ा होगा, क्योंकि हर चीज़ें आज के टाइम पे हर चीज़ें इंग्लिश में हो रही हैं, तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे पे। तो ये एक डीमेरिट है क्योंकि इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं मिली है।
हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन होता है वो एक कॉन्क्रुएंट लिस्ट होता है। उसमें स्टेट भी पॉलिसीज़ बना सकती है और सेंटर भी बनाती है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में, उसमें अरुणाचल प्रदेश में हर स्कूल्स में ये कंपलसरी है कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा। तो ये स्टेट्स की खुद की चॉइस होती है कि वो क्या रखना चाहें। लेकिन एक रिकमेंडेशन किया गया है कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा वो मदर टंग होगा। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में, मातृभाषा में चीज़ों को जल्दी समझते हैं। नेक्स्ट है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज को 3 साल रखा गया है और इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक होगा। इस मिडिल स्टेज में काफ़ी कुछ बदलेगा, मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें कोडिंग इंक्लूड किया गया है, वोकेशनल कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। तो एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट को इनकरेज किया गया है। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अब जो कोडिंग आप कॉलेज में आके सीखते थे उसकी शुरुआत क्लास 6 में ही हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बनाने लग जाओगे क्लास 6 में, बट उसकी शुरुआत हो जाएगी, बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वोकेशनल कोर्सेज़ का मतलब है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, सपोज़ हमने फ़िज़िक्स पढ़ा है बचपन में लेकिन हमें बल्ब चेंज करना नहीं आता, ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाएंगी, इससे हमारा स्किल डेवलप होगा। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ इंक्लूड किया है इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में, बहुत सही है। और इससे बच्चों में स्किल डेवलप होगा और आगे जाके जो इंडिया है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। अब आते हैं हम लास्ट स्टेज पे, जो है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का होगा और ये क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। पहले 10 तक होता था, उसके बाद फिर सेपरेट हो जाता था, 11 12 होता था। अब ऐसा नहीं है, अब 9 10 11 12 कंबाइन है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें स्ट्रीम्स नहीं होंगे। जो हम करते थे ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इसमें डिवाइड कर दिया जाता था, तो वो डिवीज़न इसमें हटा दिया गया है। अब आप सब्जेक्ट्स जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सपोज़ किसी ने साइंस लिया, ठीक है, और उसको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, तो अब वो कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस लिया तो आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को हटा दिया है, क्योंकि अब स्ट्रीम नहीं रहेगा तो आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो। आप कॉमर्स से अकाउंट्स उठा सकते हो, आर्ट्स से हिस्ट्री उठा सकते हो, साइंस से फिज़िक्स उठा सकते हो, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ योर्स, ठीक है। और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी जाएगी और उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो, आप क्या सोचते हो, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और सिचुएशंस में कैसे डील करना है वो सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका स्कूल में। एक और चीज़ जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो है फॉरेन लैंग्वेज। अब आप फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन्स चल रहे थे इतने टाइम से LAC पे, इसके वजह से चाइनीज़ लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया। मे बी इन फ्यूचर इंक्लूड हो, बट इस वक्त इसको इंक्लूड नहीं, चाइनीज़ लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि कॉलेज के लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं। ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब उसको 4 साल कर दिया गया है विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट ऑप्शंस। अब ये एंट्री और एग्ज़िट ऑप्शंस है क्या, मैं आपको ग्राफिक्स में बताती हूँ। सपोज़ आज के टाइम पे अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके छोड़ देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जब तक आप कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं कर लोगे। लेकिन NEP आने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर किया है तो आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ईयर करने का भी एक वैल्यू है। सेकेंड ईयर किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, और अगर थर्ड ईयर किया है तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और अगर आपने कंप्लीट 4 साल किया
तो आपको बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एंट्री और एग्ज़िट का। एक और चीज़ है, अगर सपोज़ आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, बीच में ग्रेजुएशन छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब अगर आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो ग्रेजुएशन को तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। एनईपी आने के बाद अगर आपने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन पढ़ के छोड़ा है तो आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इस बार के एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड हुआ है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल वाला किया है, मतलब रिसर्च वाला किया है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है, सिर्फ बैचलर्स डिग्री आपको मिली है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। इस बार एमफिल को हटा दिया गया है, अब एमफिल नहीं होगा। पीएचडी अब डायरेक्टली कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन ये पीएचडी कितने टाइम का होगा, कितने साल का होगा, इसके बारे में जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब गवर्नमेंट बताएगी तभी कुछ क्लियर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल है कि बोर्ड्स को लेकर के क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को इजी बना दिया जाएगा और इसके सिलेबस जो हैं उसको कम कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स पे बर्डन ना पड़े। और ये साल में 2 बार होगा, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम में अच्छे मार्क्स नहीं आते आपके, तो आपके पास एक और चांस है कि आप दूसरी बार अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब ये क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे अपने आप को स्कूल्स या कॉलेजेस में एनरोल करते हैं, कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। सपोज़ 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ 900 स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90% हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2035 तक सेकेंडरी स्कूल में, दैट मीन्स 11th-12th में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। ये उनका टारगेट है कि उनको इतना कंप्लीट करना है। अभी करंट में 56.5% रेशियो है, मतलब कि 11th और 12th में सिर्फ 56.5% स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल करते हैं। और हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2035 तक हम 50% इसको लेके जाएं, ठीक है। अभी करंट हमारे पास 26.3% है, मतलब कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अपने आप को सिर्फ 26.3% बच्चे एनरोल करते हैं। तो उनका टारगेट है कि इसको एटलीस्ट 50% तक लेके जाएं हम। तो ये सब कुछ था कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब एजुकेशन पॉलिसी ये जो आई है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, उसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं, ठीक है। तो हम अगर एडवांटेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एजुकेशन में जीडीपी का 6% स्पेंड करेंगे। अभी अगर करंट की बात करें तो गवर्नमेंट से 4.4% जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा है, 6% है। तो हम जितना ज़्यादा हम एजुकेशन में स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी होगी, और जितनी ज़्यादा एजुकेशन क्वालिटी हमारी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, हम लोग और ज़्यादा डेवलप होंगे। तो ये बात अच्छी है। सेकेंड है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है और जो 4th ईयर है वो रिसर्च प्रोग्राम है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि इंडिया में रिसर्च को ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा, तो ये भी पॉइंट अच्छी बात है। थर्ड है कि प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। वोकेशनल कोर्सेज क्लास 6 से इंक्लूड किया जा रहा है, कोडिंग भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स में स्किल डेवलप होगा, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी रादर देन थ्योरेटिकल लर्निंग, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है।
जितना ज़्यादा हम स्किल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग को इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस थे, NEP का कुछ पॉजिटिव साइड्स था, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके नेगेटिव साइड क्या है कि इसमें इंग्लिश को मीडियम ऑफ लर्निंग नहीं रखा गया। हालांकि गवर्नमेंट ने सिर्फ रेकमेंड किया है कि मदर टंग को मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन रखना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल मदर टंग को या फिर रीजनल लैंग्वेज को ही मीडियम ऑफ लर्निंग रखेंगे। सारे प्राइवेट स्कूल्स, ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ लर्निंग रखेंगे। तो इससे होगा ये कि जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं रहेंगे और जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से रहेंगे तो वो ज़्यादा एडवांस होंगे एज़ कम्पेयर टू जो जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे एक डिफरेंस क्रिएट होगा। सो ये सब कुछ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।